नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो है एक छोटे से विषय पर चर्चा करके फिर मुख्य विषय पर आते हैं। ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ख़ास करके जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के जो शिवा सालारों ने जो जिन चैनलों की स्थापना की है वो हर वक्त जो है कोई न कोई ऐसा मुद्दा पकड़ लेते हैं जो कि इस जीएनपीसी के ही पक्ष में गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी भारतीय भाई बहन भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, उसी के पक्ष में वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी में से एक चमचा चैनल है न्यूज़ 24। तो तेल की कीमत तो एंकर था, एंकर वो संदीप चौधरी। इसके पहले भी बताया गया कि ये जो पत्रकारों का गिरोह है जिसमें रवीश कुमार हैं और संकेत उपाध्याय हैं, निधि राजदान हैं, निधि कुलपति इत्यादि हैं, इसमें संदीप चौधरी इत्यादि हैं, ये भारत विरोधी जो है ये पत्रकारों का गिरोह है। और उसको विस्तार से बताने की कोशिश की गई है और भी आगे बताया जाएगा कि ये भारत विरोधी पत्रकारों का गिरोह है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये भारत विरोधी पत्रकारों के गिरोह को ये जो बीजेपी वाले हैं उसको भारत विरोधी नहीं कहते हैं, कहते हैं ये मोदी विरोधी हैं। और वो भी कहते हैं कि चूंकि हम मोदी विरोधी हैं इसलिए हमको भारत विरोधी या गद्दार कहते हैं या देशद्रोही कहते हैं। तो खैर, तो उन्हीं में से एक जो है वो संदीप चौधरी था। तो वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर हो गया, क्या हो गया, ऐसे होगा। कोई अर्थशास्त्री बोला था कि भाई इस सरकार की मजबूरी है और इतने उसको माने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ से करेगा और उसकी अर्निंग भी बहुत कम हो गई और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो देश भर में चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो चल रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आधारभूत ढांचाओं का कम से कम रोड का, हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का और रेल लाइन बिछाने का इसमें कोई शक नहीं। और रेल लाइन जो है हमारे जो है पूर्वोत्तर भारत के यानी सुदूर स्थान पर पहुंचाने का, इवन वहाँ तक के ऐजाल को और कोहिमा को और इम्फाल को, अरुणाचल प्रदेश में भी जाल बिछाने का और जो है सीमाओं, भारत चीन की सीमाओं पर भी सड़कों का जाल बिछाना, और वो बड़ा कठिन काम है। मतलब जितनी लंबाई होती है उसमें तो 2/3 निकल जाता है पुलों में और सुरंगों में। और फिर ये आपका जो बिलासपुर पड़ता है हिमाचल, बिलासपुर से मनाली से ले होते हुए जो रेलवे लाइन को बिछाना है उसमें तमाम सुरंगें, तमाम पुल हैं। और जम्मू कश्मीर में जो रेल लाइन बिछाना है और रोड भी जो बनाना है
तो काम तो माने पूरे देश में जो है जो आधारभूत का काफ़ी काम हो रहा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और उसमें धन की आवश्यकता होती है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सामाजिक जिम्मेदारी वो भी होती है। तो अब ये सवाल है कि क्या वो सब कुछ जो है जनता के ऊपर ही ये बोझ डालना है, या फिर ये जो जीएनपीसी वालों की तरह, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों की तरह, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वालों की तरह जो है विदेशों से कर्जा लें और उस कर्जे में कुछ लूटपाट करें और थोड़ा बहुत इसमें मेकअप करें। तो इस तरह की बातें जो है वो बात उठ रही थी। लेकिन जो सबसे माकूल बात यह है, उसमें जो बात उठ रही थी कि इस केंद्र सरकार का राजस्व भी घट गया है, और ये वैसे तो सरकारी आंकड़े तो कुछ ये भी होता है कि कुछ कुक भी होते हैं, कुछ पकाए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी यदि उन फिगर्स को, उन आंकड़ों को यदि आधार माना जाए तो कहीं न कहीं से तो भाई उसको पूरा करना पड़ेगा। चाहे जनता के कंधों पर, चाहे विदेश से कर्जा मांगे, जब विदेश से भी कर्जा मांगे, यदि विदेशों से मतलब नहीं, जो ये वित्तीय संस्थान हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तब भी वो बोझ जो है वो जनता के ऊपर ही आएगा। कोई ऐसा काम जो है नहीं है जिसका बोझ जो जनता के ऊपर या देश के ऊपर न आए। इसमें जो सबसे माकूल हल हो सकता है, जिसका कि ये श्री मोदी जी, जो प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने 2014 के संसदीय चुनाव में वादा किया था कि ये जो GNPC के द्वारा लूटा हुआ जो धन है, काला धन है, वो वापस लाएंगे। यदि वो वापस ला दिए होते और ला दें, इसलिए कि जो उसमें परिचर्चा हो रही थी कि उनका 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का माने वो राजस्व का घाटा हुआ है, वो कहाँ से पूरा होगा। लेकिन इन दोनों का इस समय जो खबरें मिल रही हैं, इन दोनों को मिला करके ये जो मुख्यतः जो दो डकैत हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का काला धन का जो राशि है, वह 1 करोड़ 20 लाख करोड़, 1 करोड़ या 120 लाख करोड़, मान लीजिए 120 लाख करोड़ है। तो यदि वो ला दें मोदी जी, जो कि उन्होंने वादा किया था 2014 के संसदीय चुनाव में, और जनता ने उनको इसी वादे के अनुसार जो है इन डकैतों का पैसा लाने के लिए ही जो है उनको प्रधानमंत्री बनवाया था। यदि वही कर दें तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए, और जनता पर भी बोझ न बने, और तमाम जो आधारभूत जो कार्य हो रहे हैं, जो प्रगति के काम हो रहे हैं, यानी वो कार्य भी बगैर कोई अतिरिक्त किसी पर भी भार दिए बिना वो काम हो भी सकते हैं। और भी क्षेत्रों में जो है दिन दूनी रात चौगनी प्रगति उसमें हो सकती है, बशर्ते जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 के संसदीय चुनाव में कि इन जो JNPC के डकैतों, खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा लूटे हुए धन को यदि ला दें तो इस तरह की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि श्री मोदी जी और बीजेपी वाले उस पर बात तक नहीं करते, और इन डकैतों के द्वारा लूटे हुए धन की पूरी रक्षा कर रहे हैं, और उनके और उसको लाना तो बहुत दूर की बात, और सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो है इन जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो बड़े डकैत हैं, इनके द्वारा जो लूटा हुआ हमारे
हमारे देश के गरीब भाइयों का जो लूटा हुआ पैसा है उसको लाने की बात ये मोदी जी और बीजेपी वाले नहीं करते हैं, जिसका कि वादा किए थे और उसी वादे के मुताबिक जो है जनता ने भरोसा करके इनको प्रधानमंत्री बनवाया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ये दगाबाजी धोखेबाजी जो है ये देशवासियों के साथ छल किया, कपट किया। और आज जो है इन दो डकैतों के कालाधन की बात जो है मान उस मसले पर ये मोदी जी बिल्कुल गेंडुली मार के बैठे हैं, बिल्कुल सुट हो गए हैं। और इन सबों की जो है वो घिघी बंद हो गई है। तो ये धोखा है। ये सिर्फ मोदी जी का और बीजेपी वालों का देश के साथ जो है बहुत बड़ा विश्वासघात है, बहुत बड़ा धोखा है। जिसका वादा किया था कि इन डकैतों का पैसा, इन डकैतों के द्वारा लूटा हुआ काला धन जो है जो कि विदेशी बैंकों में जमा है उसको लाएंगे। और आज ये चुप है और जो है तमाम समस्याएं जो है उसे उससे पैदा हो रही हैं। अब देखिए वो जो जीएनपीसी का जो चमचा है संदीप चौधरी, इस पर नहीं बोला है। वो ये गद्दार जो है संदीप चौधरी जो है एक शब्द नहीं बोला है कि भाई कि डकैत राहुल गांधी का, डकैत सोनिया गांधी का जो लूटा हुआ पैसा ही ला दें कम से कम। और उस पैनल पर जितने लोग उसमें भाग रहे थे, उस पैनल डिस्कशन पर जितने लोग भाग ले रहे थे, सबकी जो घिघी इस मुद्दे पर बंद थी कि भाई कि कम से कम इन दो डकैतों के द्वारा लूटा हुआ पैसा यदि इसमें लूटा हुआ पैसा यदि ला दिया जाता तो तेल की कीमतों से जो है और भी समस्याओं का समाधान जो है हो जाता। सबकी जो है वो घिघी बंद थी। और जो जीएनपीसी का चमचा है, गद्दार भी है संदीप चौधरी, इस पर उसकी घिघी बंद थी, सुट था। तो देश के साथ गद्दारी तो ये है ना। सुनने में आया है कि जब से ये भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से, अब इसका कितना प्रचार होता होगा, कितने हमारे भारतीय भाई बहन देखते होंगे, लेकिन देख तो रहे हैं, इसकी खबर तो मिल रही है, देख रहे हैं। और ये चीज़ें धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार में पहुंच रही हैं। तो जब उसको खबर मिल रही है इसे जीएनपीसी को कि लोग देख रहे हैं और ये भारतीय जनता दल उनको बेनकाब और उजागर कर रहा है कि इन सबों ने यानी कितना अमाउंट जो है, कितनी राशि जो है वो हमारे देश के गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा लूट करके वो विदेशी बैंक में जमा किया है। और मोदी जी ने वादा किया और देश के साथ विश्वासघात किया कि जो है वो यानी उस लूटे हुए, यानी इन दो डकैतों के द्वारा लूटे हुए काले धन पर कोई बात नहीं करते और इनकी घिघी बंद है। तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात है श्री मोदी जी का, बीजेपी वालों का देश के साथ। तो जब इन डकैतों की बात को जो है वो भारतीय जनता दल उजागर कर रहा है, तो एक उन्होंने और भी एक टांट्रम ने नाटक शुरू किया है कि भाई अब ये कांग्रेस पार्टी या जीएनपीसी तो गरीब हो गई है, लोग उसको 1 रुपया 2 रुपया वो चंदा दें। देखिए इनकी इस जीएनपीसी वालों की सरकार पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, पांडिचेरी में भी है और जगहों पर है। तो ऐसा नहीं कि यानी इन सरकारों के द्वारा लूट का पैसा वो नहीं मिलता होगा, लूट का पैसा जरूर मिलता होगा। लेकिन होता क्या था कि जो लूट का पैसा मिलता था उसमें से 90 या 95% ये अपने खाते में डालते थे, अपने पर्सनल अकाउंट में, और 5% जो है पार्टी के लिए। अब चूंकि उतनी सरकारें नहीं हैं, केंद्र सरकार नहीं है,
तो उतना पैसा वो आता नहीं होगा। जो उद्योगपति भी उतना जो है वो जो कोई सत्ता में नहीं है, केंद्र की सत्ता में नहीं है, तो उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारी भी उनको जो चंदा दिया करते थे उतना नहीं इनको जो है अब देते होंगे। लेकिन इनको जो मैंने जो भी चंदा मिलता था, जो भी मैंने इस तरह से मिलता था, तो उसमें जो जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये मिला चंदा, उसमें से 90-95% तो ये अपने निजी अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में डाला करते थे। तो पर्सनल अकाउंट में डालने का जो आदत है वो तो बरकरार है, लेकिन जो इनके पार्टी के लिए जो पैसा है वो जो है कम पड़ता होगा, और या नहीं भी पड़ता होगा। लेकिन इसका अंदाज काफ़ी है कि ये एक नाटक वो शुरू किए होंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो माने गरीब हो गई है और वो पैसे के लिए सबसे करे कि दान करिए दान करिए। अब वो कांग्रेस पार्टी गरीब हुई है कि नहीं हुई है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए कि ये पार्टी ही खुद जो है मैंने झूठ जो है वो बोलने में बहुत इसको महारत हासिल है, नाटक करने में इसको महारत हासिल है, अफवाह फैलाने में इसको महारत हासिल है, और इसका बहुत और इससे देशवासियों को शिकार भी बनाती है। तो उस बात में कितनी सच्चाई है कि ये कांग्रेस पार्टी गरीब हो गई है, क्या हो गया है, यानी उन बातों को दूर रख करके। लेकिन ये जो डकैत हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनके निजी खातों में तो वो अपरंपार पैसा है। और मान लीजिए उन्हीं की बात मान जाए कि कांग्रेस पार्टी गरीब हो गई है, तो ये वैसे ही है कि जैसे ये जो बिजली विभाग होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग, या इसी तरह से और भी जो भ्रष्ट किस्म के विभाग होंगे, चाहे और भी उत्तर प्रदेश के अन्य विभाग या अन्य जो राज्य सरकारें हैं उनके भी भ्रष्ट किस्म के विभाग, या केंद्र में भी जो भ्रष्ट किस्म के वो विभाग जो कि घाटे में चल रहे हैं, तो उनके विषय में तो अक्सर ये देखा जाता है कि विभाग भले घाटे में हो, लेकिन उसके कुछ कर्मचारी और अधिकारी तो वो अमीर रहते हैं। बिजली विभाग खास करके जो उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के विषय में बोला जाता है कि विभाग भले घाटे में हो, लेकिन उसके छोटे छोटे, यानी सभी नहीं, हमने कहते हैं सभी, लेकिन अक्सर जो है उसके छोटे छोटे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, फॉर्च्यूनर से उछलते हैं। तो विभाग भले घाटे में हो, विभाग भले वो दरिद्र हो जाए, लेकिन जो उसके भ्रष्ट किस्म के कर्मचारी अधिकारी हैं वो तो अमीर रहते हैं। तो वही चीज तो है। कांग्रेस पार्टी जैसा कि दिखा रहा है कि वो गरीब हो गई है, गरीब है कि नहीं है वो बात दूसरी है। और मान लीजिए कि उसी बात को मान लिया जाए, मान लीजिए गरीब हो भी गई है, लेकिन ये जो डकैत राहुल गांधी है और डकैत जो है सोनिया गांधी है, वो तो अमीरों के अमीर है। आप देख रहे होंगे कि इसका राहुल का मन लगता ही नहीं भारत में। माने साल के 12 महीनों में से मुश्किल से 2 या 3 महीने वो रहता होगा भारत में। बाहर जो है तमाम ऐशो आराम गुलछर्रे, कहाँ से पैसा आता है? कोई उद्योग इसका है? डकैती का पैसा है। हमारे इस देश के गरीब और मजलूम और आम भारतीय भाई बहनों का पैसा इन सबों ने लूट करके
वो जमा किया है और उसी के आधार पर तमाम जो है ऐशो आराम और गुलछर्रे जो है वो उड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी और बीजेपी वालों की क्या यह विश्वासघात है देश के साथ, तो कि उनके काले धन पर न तो बात कर रहे हैं, न तो कोई वो और न तो कोई वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये यदि इन्हीं 2 डकैतों का पैसा ला दिया जाए, जो कि इसमें जो खबरें आ रही हैं कम से कम 120 लाख करोड़ के आसपास, तो कितनी समस्याओं का न जनता न तेल को लेकर के जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल को लेकर के तेल के दाम बढ़ते हैं, जो भी दाम बढ़ता तो उसी से जो पैसे, उसी पैसे से जो है वो रिकूप हो जाता है वो घाटा। लेकिन जनता के ऊपर जो है वो इसका जनता के ऊपर इसका भार नहीं पड़ता। और जो है तमाम जो है इस तरह से जो आधारभूत माने प्रगति के जो कार्य हैं वो भी पूरी गति से चल तो रहे हैं, लेकिन वो धन भी तो एक समस्या है ना, उसका जो रिसोर्स भी एक समस्या है। तो इस तरह की तमाम जो है वो समस्याओं का समाधान है उसमें। अब वही मतलब कि हमारा ही खुद पैसा, हमारे देश का पैसा, लूटा हुआ पैसा वो विदेशों में बंद है, यानी इन डकैतों के द्वारा। और भारत जो है वो पैसे के लिए जो है वो संघर्ष कर रहा है, जनता के ऊपर जो है वो बोझ डाल रहा है। और मोदी जी वादा करते हैं कि भाई मोदी जी जो है चुनाव के समय में से वादा करते हैं कि इस कांग्रेस ने इतना पैसा लूटा है कि यदि भोपाल में यदि एक लिख के उसके आगे शून्य लिखा जाए तो शून्य जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये बोलेंगे जरूर, और जनता उनके इस बोलने पर वो विश्वास भी करेगी, एतबार भी करेगी, इन पर भरोसा भी करेगी। लेकिन जब सत्ता मिल जाएगी, बस जीएनपीसी की रक्षा करने के लिए, जीएनपीसी के काले धन की, जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन की रक्षा करने के लिए चुप। तो बीजेपी वालों का और मोदी जी का देश के साथ विश्वासघात के साथ साथ ये समस्या भी जो है, समस्या की देन भी है बीजेपी वालों के द्वारा और श्री मोदी जी के द्वारा। लेकिन ये बात जो है कोई भी मीडिया वाला नहीं बोलता है। जो जीएनपीसी के चमचे किस्म के चैनल, जीएनपीसी और वामपंथियों के, खास करके एनडीटीवी का कोई भी एंकर नहीं बोलेगा। अब पूछिए उसे, जो रवीश कुमार से, वो नहीं बोलेगा। संदीप चौधरी वो तमाम वो इस तरह से भाषण, इस तरह से तमाम परिचर्चा करवाएगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि कम से कम इन 2 डकैतों का ही पैसा यदि बाहर से विदेशी बैंकों से यदि ला दिया जाता तो इस तरह के तमाम समस्याओं का निदान मिल जाता। नहीं बोलेगा। तो इस तरह की जो बौद्धिक बेईमानी है वह कई समस्याओं की जननी है। तो अब इन चीजों को भारतीय जनता दल और विस्तार से और ढंग से बताएगा। अब एक दूसरा विषय यह है, देखिए ये वो विषय हैं कि जिस पर देश को और बौद्धिक वर्ग को संजीत होना चाहिए, इसी पर विचार करना चाहिए, इसी पर मंथन करना चाहिए। लेकिन बौद्धिक बेईमानी के चलते, अपने स्वार्थों के चलते, यानी कोई इस पर बोलता नहीं है और कोई इस पर जो है चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी तरह से एक मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण समाप्त होना चाहिए। इस पर कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी जो है वो बोलने के लिए तैयार नहीं, जबकि ये आरक्षण जो है हमारे जो मेहनती जो हमारे जो बच्चे हैं, जब से वो पढ़ना शुरू करते हैं, उनके शैक्षणिक जीवन में, उनके विद्यार्थी जीवन में से लेकर के फिर
नौकरी के लिए जो 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 धक्के खाते हैं, नौकरी यदि मिल गई तो जो है प्रमोशन के लिए जो है वो धक्के खाते हैं। जिंदगी भर अपमान, जिंदगी भर वो बाधा सिर्फ आरक्षण के चलते हैं। और इसी को कहा जाता है कि फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, यही है। ये आरक्षण जो है हमारे बच्चों के लिए जो है इतना बड़ा अभिशाप और इतनी बड़ी जो है वो विभीषिका बनी हुई है। और इस आलम यह है कि इस आरक्षण की होड़ में, दौड़ में सभी घुसना चाहते हैं। गुर्जर लोग जो है वो आंदोलन करेंगे, रेलवे लाइन उखाड़ देंगे। अभी शायद डेढ़ 2 साल पहले गुर्जरों ने आरक्षण के नाम पर जो है सिर्फ हरियाणा में 35,000 करोड़ का वो नुकसान किया था। अब ये जो आरक्षण क्या है, इस जेएनपीसी वालों ने, देखिए अब आरक्षण की गिव थ्योरी जरा समझ लीजिए। ये आरक्षण जो कि हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, और भारतीय आम ताकत दल इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि इस आरक्षण को समूल समाप्त करके, और समाप्त किस तरह से, जिस तरह से हमारे परम राष्ट्रभक्त और महान दार्शनिक चाणक्य ने कुश को समाप्त किया था, कुश की जड़ में मट्ठा डाल करके। तो भारतीय जनता ताकत दल बिल्कुल स्पष्ट है कि इस आरक्षण की विभीषिका को समूल समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था दी जाए कि जिसमें जो साधन विहीन बच्चे हैं उनको पूरी आर्थिक मदद दे करके, और इतनी आर्थिक मदद और फिर उनके सीखने का, ट्रेनिंग का, प्रूनिंग का, ग्रूमिंग का जो भी है, और वो भी ट्रेनिंग, प्रूनिंग, ग्रूमिंग जो भी है वो दिल्ली के स्तर का, यानी इस तरह का माहौल दे करके जो उनके अंदर की क्षमता, जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो काबिलियत है, जो जीनियस, जो टैलेंट है, उसको निखारने का। और टैलेंट है, ये अवसर दे करके, ये मौका दे करके जितने भी साधन विहीन है, और जब साधन विहीन की बात की जा रही है तो फिर ये देखना ही नहीं है कि वो किस संप्रदाय का और किस जात का है, किस क्षेत्र का है, सिर्फ साधन विहीन है वो। तो उनको दे करके और उनके सीखने का भी, माने ट्रेनिंग का भी व्यवस्था करके, और ये भी साथ में एक साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग या मनोवैज्ञानिक एक प्रेरणा कि यह जो साधन है देश का या हमारे देशवासियों का, जो कि आप साधन विहीनों को दिया जा रहा है, वो पढ़ने के लिए, परिश्रम के लिए, मेहनत करके अपनी काबिलियत को निखारने के लिए, निकम्मा बनने के लिए नहीं। आज का आरक्षण क्या है? जो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो आरक्षण से हो ही जाएंगे, तो वो काबिल बनने में भी जो है वो सुस्त रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, काबिल नहीं बनते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं। लेकिन वो वो इस तरह का उसमें मनोवैज्ञानिक एक दबाव भी रहेगा, मनोवैज्ञानिक एक प्रेरणा भी रहेगी, और वो साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग भी रहेगी कि ये साधन बहुत कीमती है, जो आप जैसे वो साधन विहीन भारतीय भाई बहनों को दिया जा रहा है, इसका उपयोग करिए, परिश्रम करके काबिल बनिए। तो काबिल बनने के लिए उनको दिया जाएगा, और इस प्रेरणा के साथ तो बहुत अच्छा। और एक बार जिसको दे दिया गया और फिर वो परिश्रम किया, काबिल बना, और अच्छा परीक्षा का जो स्तर है, जो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग लेवल जो है वह सबके लिए बराबर, इसलिए सबको काबिल बनना है। और हाँ, जो इस तरह से बच्चे हैं जो कि
उस परिवेश में है जहाँ की वो शैक्षणिक असर उतना नहीं रहा होगा, तो उनकी कोशिशों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उसको उत्तीर्ण करने का, उसको क्वालिफाई करने का जो लेवल है, जो स्तर है, वो सबके लिए बराबर, इसलिए कि सब लोग समान रूप से, बराबर रूप से वो योग्य और काबिल बने। और एक बार और बनने के बाद फिर जो भी एग्ज़ाम है, जो भी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो उसको पास करके, क्वालिफाई करके, और इसके बाद जो है जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं, ओहदे हैं, नौकरी है, उसको जो हासिल करें, और फिर अपनी जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, उसको आगे बढ़ाएं। एक बार जिसको ये इस तरह की सहायता मिल गई और उसने अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को आगे कर लिया, सुधार लिया, तो फिर उसको वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बहुत तेजी गति से जो भी हमारे साधनहीन भारतीय भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, उनको सहायता दे करके बहुत तेजी गति से, बहुत कम समय में जो है उन इस तरह से जो साधनहीन परिवारों को उनको ऊपर उठाया जा सकता है। लेकिन ये आरक्षण का जो विभीषिका है, इसका तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा है, अनंत काल। अब देखिए, वो 10 साल बढ़ाने के नाम पर, तो आरक्षण के विषय में भी कई भ्रांतियां हैं। उस भ्रांति को भी भारतीय ताकत दल दूर करना चाहता है। और उस भ्रांति में क्या भ्रांति, कि ये आरक्षण जो है, इस जेएनपीसी वालों ने ही एक वोट बैंक तैयार करने के लिए वोट डाला था संविधान में। उसमें हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की भूमिका जरा भी नहीं है। उन्होंने माने इस भारतीय समाज को चेतावनी अवश्य दी थी। वो चेतावनी ये थी, उनका ये कहना था कि हमारे भारतीय समाज का एक तबका ऐसा है जिसके साथ हजार साल तक जो है उसका आर्थिक, उसका शैक्षणिक, उसका सामाजिक और उसका राजनीतिक, यहाँ तक कि उसकी इज्जत का लगातार शोषण हुआ है। बहुत घाव उसको मिला हुआ है, और लगातार हजार साल तक। तो जब इतनी चोट मिली है और इतना घाव मिला है, तो उस पर मरहम लगाने की आवश्यकता है, यही बोले थे। और वो मरहम कैसे लगाया जाएगा, ये समाज को ही वो तय करना है। और इसीलिए भारतीय जनता दल ने कहा कि मरहम लगाना भी है तो आरक्षण को समाप्त करके नहीं, आरक्षण की विभीषिका को समाप्त करके ही वो लगाया जा सकता है। और वो मरहम जो है बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। तो इतना ही उन्होंने बोला था कि ये जो उसको घाव मिला है, तो उस पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। मरहम कैसे लगाया जाएगा, ये समाज ही तय करे। आरक्षण इसका हल नहीं है, ये बोले थे। तो इसीलिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर भारतीय जनता दल स्पष्ट करता है कि इस आरक्षण की विभीषिका को समूल समाप्त करके वो ऐसी व्यवस्था करनी होगी, या भारतीय जनता दल करेगा कि जो साधनहीन जो बच्चे हैं, जिनके पास पैसे का, रुपए का साधन नहीं है, जो जरूरतमंद है, उनको पूरी आर्थिक मदद दे करके और उनके सीखने का भी प्रबंध करके, जो सीखने के मतलब ट्रेनिंग का, प्रूनिंग का, ग्रूमिंग का, और भी दिल्ली के स्तर का ट्रेनिंग का व्यवस्था करके उनके अंदर की जो काबिलियत है, जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो जीनियस है, उसको बाहर करने का। और हमारे देश के बच्चों में, लोगों में
टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं, निर्विवाद सत्य है। तो इसमें विश्वास करता है भारतीय जनता पार्टी। और जानते हैं कि भाई जहां एक और ये आरक्षण विभीषिका है हमारे बच्चों के करियर को तबाह करने का, फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव। जब से वो शिक्षा लेते हैं, मतलब कि जब वो पढ़ते हैं और जो ही वो किसी टेक्निकल मैंने इंस्टीट्यूशन में, इस संस्थान में जब उन एडमिशन की बात आती है तो वहाँ आरक्षण। और मान लीजिए किसी तरह से उसमें उनका एडमिशन हो गया, मेहनत किए, काफ़ी अच्छे नंबर और परसेंटेज लाए, तो फिर नौकरी की बात आई तो वहाँ आरक्षण। और किसी तरह धक्के खाते हुए मैंने दो धक्का तो यही मिल गया मुख्यतः कि इन शैक्षणिक या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए वो आरक्षण का धक्का, और फिर इसके बाद जो है नौकरी मिलने में आरक्षण का धक्का। और मान लीजिए नौकरी मिल भी गई तो हर एक स्टेज पर जो है वो प्रमोशन में आरक्षण का धक्का। तो बार बार बाधा भी और ह्यूमिलिएशन भी तो हम इस तरह से आता है कि एक जूनियर है और फिर वो आरक्षण का लाभ लेकर के उसके सर पर बैठ गया। इस तरह से तमाम ह्यूमिलिएशन और जो हमारी जो है उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिविटी और नेशनल इफिशिएंसी पर असर आता है। अरे कितने लोग तो यहाँ तक बैंक कसते हैं कि भाई रामविलास पासवान तो खैर मर गए, उनके लिए बोला गया था कि ये जो है आरक्षित जो है वो डॉक्टरों से अपना इलाज नहीं वो करवाते हैं, जो अनरिजर्व्ड वाले या जनरल कैटेगरी के डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। तो इनको भी भरोसा नहीं रहता है वो आरक्षित वो आरक्षण से आए हुए डॉक्टरों पर। तो इस तरह के बैंक से काम नहीं चलता है। आरक्षण अपने आप में वैसे जितना भारतीय ताकत दल बता रहा है, इससे अधिक घातक जो है वो विभीषिका है, उसको समाप्त करने की जरूरत है। दुख इस बात का है कि सारे राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक दल तो जान लीजिए कि ये माने ये जो जिस तरह का ये राजनीति चला रहे हैं, जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, और जो है भाषावाद, प्रांतवाद, जितने भी वाद हैं, जितने जहरवाद हैं, जो कि भारतीय समाज इस देश के जहर और शत्रु हैं, उन्हीं पर जो है इनकी राजनीति चल रही है। तो वो इन विषयों पर जो कि समाज में न्याय दे सके, इस पर वो कभी बोलते ही नहीं और इस पर इनकी गिगी बंद रहती है। लेकिन भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये आरक्षण जो है समाज में बहुत विभेद भी पैदा करता है, तनाव भी पैदा, समाज में जो एकता का ये दुश्मन भी है, इसका बुरा असर है। तो फिर आ जाइए कि ये इस आरक्षण को इसे जीएनपीसी वालों ने लागू किया और बदनाम क्या किया कि अरे भाई आरक्षण तो जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसी में डाल दिया। और इस तरह की भ्रांति है तमाम, खास करके जो आरक्षण से जो आरक्षण जो बाहर हैं, जनरल कैटेगरी वाले का जो समाज है, भारतीय समाज का जो तबका है जनरल कैटेगरी वालों का, उनमें ये बहुत बड़ी भ्रांति है। वो कहते हैं कि ये अम्बेडकर, अरे यही तो इसने संविधान बनाया और उसी संविधान में आरक्षण डाल दिया। इस तरह की भावना है हमारे अम्बेडकर जी के खिलाफ। ये दोनों बातें गलत है। संविधान की बात है, संविधान के विषय में भारतीय जनता दल ने मैंने उसका नमूने के तौर पर पिछले कुछ एपिसोड में बताया हुआ है कि संविधान के बनाने में बाबा साहब का योगदान है, बहुत अमूल्य योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संविधान सिर्फ बाबा साहब ने ही बनाया,
यह उतना ही असत्य है। ये बात जो है पहले भी बताई गई थी कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी, और हालांकि इस पर ज़्यादा बोलने से मुख्य विषय वो भटक जाएगा। एक संविधान सभा थी जिसने 2 साल 11 महीने 18 दिन काम किया था, और सिर्फ एक दिन को छोड़ करके उसके अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर कार्य के हिसाब से उस संविधान सभा के अधीन 8 या 9 समितियां थी, कमिटीज थी, फंक्शनल कमिटीज थी। किसी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, किसी के मौलाना आज़ाद थे, किसी के जो है वो कृपलानी थे, किसी के नेहरू थे। लेकिन हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्हीं के टक्कर के विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब की जो कि खुद विद्वान थे हमारे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो बाबा साहब की विद्वता का सम्मान करते हुए जो सबसे अहम जो सबसे मार्मिक क्रूशल समिति कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा या प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बनाया। तो हमारे बाबा साहब जो है जो संविधान बनाने वाली जो सभा थी उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। उसके अधीन जो है 8-9 समितियों में जो है एक समिति थी जो सबसे अहम थी, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे। तो ये बहुत आसानी से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि संविधान बनाने में यदि सबसे अधिक किसी का योगदान है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और बाबा साहब का भी है। लेकिन इस तरह से कहना कि और इसलिए सस्ती आप लोग देखते होंगे सस्ती लोकप्रियता के दौड़ में वो बाबा साहब की मूर्ति बनाई और एक जो है वो किताब चिपका दिया। और ये चीज़ हमने कई अम्बेडकरवादी सभाओं में भी उसका स्पष्ट किया है, और वहाँ उन लोगों ने जो है वो तस्दीक भी किया है कि बाबा साहब का संविधान बनाने में योगदान है, बहुत बड़ा योगदान, बहुत अमूल्य योगदान है। लेकिन संविधान उन्होंने ही बनाया है, तो उतना ही असत्य है। इस असत्य को ढोने से कोई फायदा नहीं। ये बात मैंने कई अम्बेडकरवादी समाज में हमने वो बताया हुआ है। तो और आरक्षण जो है ये वो जो है एनपीसी वालों ने डलवाया है। अब देखिए, अब इस आरक्षण में यह था भाई कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%। बाद में इन समूहों ने इस समाज के साथ क्या छल किया कि उसमें जो है इस्लाम आस्था वाले जो शेड्यूल कास्ट थे, और इस्लाम आस्था नहीं बल्कि जो हिंदू सनातन के अलावा जितने भी और आस्था वाले समाज के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थे, उसको उस आरक्षण की कैटेगरी से बाहर कर दिया। ये देखिए छल, और बड़ी सफाई से ये जेएनपीसी वालों ने, और किसी को पता भी नहीं। ये बात जब मालूम हो, अच्छा, और ये बात जो है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। एक बार जो है वो टीवी का जो है टीवी के पैनल पर जो है वो पर चर्चा हो रही थी, तो एक कांग्रेस का एक जेएनपीसी का नेता है, बिहार से आता है, वो शकील अहमद, तो उस परिचर्चा में बैठा था।
किसी ने पूछा कि शकील अहमद साहब ये बताइए कि क्या ये सही है, सत्य है कि जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें से मुस्लिम समाज के जो माने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, और मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो है वो उनमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है क्या वो बाहर हो गए हैं। तो उसको बड़े घुमा घुमा करके उसने वो कबूला, हाँ भाई ये गलती हो गई है, उसको ठीक करना चाहिए। अरे भाई ये आरक्षण जब लागू किया तो उसके 2-3 साल बाद ही शायद 1952 या 53 में ही जो है इस तरह की शरारत जो है, खुराफात कर दी गई थी। तो हर वक्त जो है इस एनपीसी का माने कोई ऐसा काम नहीं है जो कि खुराफात भरा न हो, लेकिन समाज समझता नहीं है। हमारे समाज की तो यही बड़ी कमजोरी रही है ना कि आज तक समझ ही नहीं पाया कि उसका दुश्मन कौन है और उसका वो हितैषी कौन है, लेकिन समझना पड़ेगा। तो अब ये आरक्षण कितना नुकसानदेह है यह हमने जो है वो माने कि अंबेडकर समर्थक समाज में भी बड़े अच्छे से वो समझाए मैंने, और वो भी इस बात को माने कि आरक्षण एक विभिषिका है, लेकिन इसके लिए नैतिक साहस होना चाहिए। इसलिए कि जब वो अंबेडकरवादी समाज था तो हमसे लोगों ने ये बोला कि भाई कि सर वो जो आप जो जिस टॉपिक पर आप बोलने जा रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता, वहाँ तक तो बोलिएगा, लेकिन आरक्षण पर बिल्कुल चुप रहिएगा, मत बोलिएगा, इसलिए कि वो मजमा जो है भड़क जाएगा, और जब भड़क जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे, फिर वो समस्या आएगी। हमने उनसे कहा कि भारतीय आवाम ताकत दल कभी भी सस्ती लोकप्रियता की बात करता ही नहीं है। वो माने फौरी तौर पर तुरंत थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन एक लास्टिंग सोल्यूशन के तौर पर एक अस्थाई वो हल की खातिर एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए, ताकि परमानेंट वो राहत मिल सके, इसकी बात हमेशा करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। अब जनता इस पर विश्वास, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस पर विश्वास करें या न करें, ये उनका अधिकार है। तो वहाँ भी हमने बताया उनको, हमने उनसे यही कहा, यानी सब बात कर लिया। जब अपनी स्पीच जो है वो राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता के विषय में पूरा समझाया हो जाए, और काफ़ी इस तरह से लोगों ने इसकी सहमति भी जताई कि नहीं, देश में जो वो भारतीय एकता भी जरूरी है, राष्ट्रभक्ति भी जरूरी है। तब इसके बाद मैं आरक्षण पर भी बोला। आरक्षण के विषय पर यही कहा कि जरा कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं, आप लोग बिल्कुल सच्चे मन से, ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के बताइएगा और उसका उत्तर दीजिएगा। हमने कहा कि आप जो है ये मायावती हैं, मीरा कुमार हैं, और उसमें रामविलास पासवान तो भी तो जिंदा, तो रामविलास पासवान हैं, लालू प्रसाद हैं, मुलायम सिंह हैं, इत्यादि हैं। इनके घरों को आप दिखाइए जहाँ ये लोग रहते हैं, और इनके ठाट बाट दिखाइए, और देखने के बाद तब बताइए हमको कि क्या इनको और इनके बच्चों को अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है। पूरा मुझे बोला कि नहीं सर, इनको तो आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा आप भी मान रहे हैं कि इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जातिगत आरक्षण जो चल रहा है उसके आधार पर ये अभी भी इनको आरक्षण मिल रहा है, और विशेष करके वो हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं जिनको मिलना चाहिए, उनका हक मार रहे हैं ये।
वो जो गरीब भारतीय भाई बहन है, वो तो अपने स्थान पर वो पड़े हुए हैं, उनका ये हक मार रहे हैं ये लोग जो है, मायावती, मीरा कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह इत्यादि लोग। तो अब इसको चूंकि ये एपिसोड वो लंबा हो रहा है, आगे ये बताया जाएगा कि ये आरक्षण कितनी बड़ी जो है विभिचिका है, और इस पर कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो और भी पार्टी, बोलने को तैयार नहीं है, जबकि यह देश का बहुत बड़ा अभिशाप है, और उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता का दल स्पष्ट भी है। और जब भी उसको मौका मिलेगा तो हमारे वो परम राष्ट्रभक्त और महान दार्शनिक चाणक्य की प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से इसको समूल समाप्त करेगा, और उसके स्थान पर वही व्यवस्था देगा कि जो भी जरूरतमंद होंगे, जो भी आर्थिक साधन विहीन होंगे, उनकी पूरी मदद दे करके, उनकी काबिलियत को निखार करके, उनको जो है उनकी आर्थिक स्थिति को भी, सामाजिक स्थिति को भी, और उनको वो बिल्कुल बराबरी के आधार पर वो प्रतिष्ठा उनको बख्शेगा। इस पर विश्वास है ये भारतीय जनता दल का। अब ये एपिसोड मैंने कहने को उद्गार बहुत है भारतीय जनता दल को, अपनी आवाम को, तो इसीलिए मैंने इसको छोटा करते करते भी ये बड़ा हो जाता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।